एक वर्ड है हमारे पास क्रिटिकल, और एक वर्ड है हमारे पास रूब्रिक। आई थिंक यही स्पेलिंग होगा, सी होता है कि नहीं, आई डोंट, के ही रखते हैं, ठीक है। आई चेक इन डिक्शनरी ऑल्सो। दोनों वर्ड का मतलब बताओ, कोई अगर बता सकता है तो। व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल, और व्हाट डू मीन बाय रूब्रिक? कोई साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस के भी पर्सपेक्टिव से बात कर सकता है। So critical means basically like you're analyzing a ये भी situation or a स्पेलिंग गलत question. है ना, CAL क्रिटिकल है ना। या हाँ हाँ, सर ये वही वाला क्रिटिकल है ना। हाँ हाँ तो वही वाला हाँ, क्रिटिकल। सो सर एग्जैक्टली इट मीन्स एनालाइजिंग, सो बेसिकली एनालाइजिंग disadvantages, advantages, और the situation around any concept can be. ये कहाँ पढ़ी हो तुम? सर ये तो मेरे जनरल डेफिनेशन थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अच्छा, मतलब खुद से बनाया है तुमने। हाँ। So because in political science whenever there's a critical analysis, so that is what we are supposed to do usually. अच्छा। Hmm. और कोई? So it can be an important factor without which a concept couldn't can be cannot be understood. हाँ, दिस सेम्स मोर एक्यूरेट। हालांकि देखो, क्रिटिकल जो उसका लिटरल मीनिंग जो आता है ना, वो सैटारिकल टर्म में, या फिर somebody was willing to point it out something, what is wrong, or what could that have been done, इस तरह के सेंस में भी होता है। हम जैसे बोलते हैं ना कि somebody is very critical, बट जब हम इसमें एक, जब साइंस में एक वर्ड होता है क्रिटिकल एंगल, वहां से तुम याद रखोगे व्हेन वी से क्रिटिकल एंगल, तब उसकी मीनिंग ये होती है, जैसे अगर कभी लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, तो जनरली क्या होता है कि इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट देयर विल बी एन एंगल जिससे अगर आप लाइट को भेजोगे तो इट विल रिफ्लेक्ट इट, इट विल नॉट गेट इनसाइड द वो। तो ये जो एंगल है, इससे छोटा और इससे कोई भी, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, विच इज द मिनिमम एंगल टू गेट द राइट रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहाँ से, इस जगह से यू कैन डिराइव द मीनिंग ऑफ वर्ड कि क्रिटिकल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थिंग डन। और तो जैसे इस केस में अगर हम बात करें, तो जब भी हम पर्टिकुलर कोई आंसर लिखते हैं, है ना, तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। तो इस क्वेश्चन का, इसके आंसर का कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट होगा। क्रिटिकल कंपोनेंट होगा जो आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अदरवाइज आप दुनिया भर की अच्छाई लिख दो, दुनिया भर के ग्रेटनेस को डाल दो अपने आंसर में, इट वोंट मैटर इफ द क्रिटिकल कंपोनेंट इज नॉट देयर। तो सिमिलरली रूब्रिक जो होता है, वो थोड़ा अलग है। रूब्रिक है कि फॉर व्हाट यू विल बी गेटिंग व्हाट मार्क्स। तो जैसे अगर कभी आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाने जाओगे, या जैसे हम लोग पढ़ाते थे, तो जैसे इफ आई हैव टू मेक 75 मार्क्स पेपर, और मैंने एक बोला कि एक हमारा सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, एंड द 15 मार्क्स विल बी गिवन ऑन व्हाट। तो हमने लगाया कि हमने ऐसे लिखा कि इसमें से 15 मार्क्स में से 8 मार्क्स जो होगा वो कंपोनेंट पे होगा, कि जो पूछा गया है आप बता रहे हो कि नहीं। 4 मार्क्स जो होगा वो कम्युनिकेशन पे होगा। 8 4 12 हो गया। 3 होगा एस्थेटिक पे, मतलब कि कितना अच्छा लिखा है। डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट का पेपर है। अगर आप मैनेजमेंट में किसी ऐसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हो जहाँ पे कंपोनेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 15 में से 12 जो है
हम कंपोनेंट पे देंगे, और 3 जो है हम सिर्फ कम्युनिकेशन पे देंगे। तो इस तरह से यू डिवाइड द मार्किंग बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आंसर, और डिफरेंट नॉट कंपोनेंट क्वालिटीज ऑफ आंसर, या ऑन व्हाट क्वालिटी वी आर जजिंग और इवेलुएटिंग द क्वेश्चन। तो क्रिटिकल कंपोनेंट कौन कौन सा है, और कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और किस पे कितने मार्क्स एलोकेटेड है, ये हालांकि आपको बताया नहीं जाता है व्हाइल गिविंग यू द क्वेश्चन, क्योंकि कहीं भी आप नहीं देखोगे कि आपको ये बोला गया। कहीं कहीं पे हिंट होता है कि योर क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 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 पर्टिकुलर थिंग। तो वहां पे आपको कंपोनेंट बता दिया, बट इवन दे डिड नॉट गिव यू द रुब्रिक कि ऑन व्हाट कंपोनेंट यू विल बी गेटिंग व्हाट मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई मेरी बात? एवरीवन प्लीज से यस और नो। अजीत, दीक्षा, आशुतोष, एवरीवन। Yes, जी sir. सर। Yes, sir. तो आपको मतलब ये पकड़ में आ गया कि जब भी आप राइटिंग लिख, मतलब जिस तरह के कभी भी क्वेश्चंस लिखोगे, तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट कुड बी द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ दैट आंसर। सेकंड, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट rubric एट ऑल, क्योंकि वो आप डिसाइड कर नहीं सकते। यू विल नॉट बी ऑन द सेम पेज ऑन द इवेलुएटर्स और द क्वेश्चन सेटर, कि आपको ये पता चले कि इसमें किसको कितना वेट दिया जाए। तो rubric पे नहीं, बट यू मस्ट थिंक इन टर्म्स की उस पे कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं फॉर एवरी कंपोनेंट। ये तो आप, अगर जो आपका एक जनरल अप्रोच रहता है, जैसे आप डीयू में पढ़ रहे होते हो या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हो, और आपको होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अच्छे वर्ड्स को यूज़ करें, दैट वोंट मैटर, है ना। आपको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है। ठीक है, अब अभी हमें इस पर्टिकुलर पैसेज के लिए आई विल टेक टू अप्रोच टू डिस्कस दिस पैसेज। once solely upon the passage, because विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। और फिर दूसरा, हम क्वेश्चन पढ़ के फिर हम पैसेज को उस क्वेश्चन के हिसाब से देखना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है कि कई बार जो पैराग्राफ दिया जाता है, कई बार उससे कोई डेटा या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है ना। कई बार पैराग्राफ से डेटा या इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है, और कई बार पैराग्राफ सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर्स आप उसी पैराग्राफ के प्रेमाइस पे ही दो। मतलब यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द पैराग्राफ, यू डोंट हैव टू कोट द पैराग्राफ, you don't have to find any line in the paragraph or analyze that. You just have to keep your answer in this discussion only, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट कैन मूव ऑन एनीथिंग, है ना। सब्जेक्ट कहीं पे भी जा सकता है। सब्जेक्ट करने मतलब कि जैसे यहाँ एजुकेशन है, तो एजुकेशन की यूटिलिटी पे हम बात करें तो इट कैन द पर्टिकुलर एजुकेशन जो पे डिस्कशन जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट में जा सकता था, बट टू सेट द प्रिमाइस they give you the paragraph so that you can think between a narrow set of consideration which is given in the paragraph, and you will answer with those consideration only in the questions. ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि पैराग्राफ की क्या यूटिलिटी है? जब भी कोई पैराग्राफ या एक एस्से या फिर एक केस स्टडी टाइप का दिया रहता है, तो जैसे केस स्टडी है तो देयर विल बी थिंग्स फ्रॉम द केस स्टडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू मेंशन इन द योर आंसर। और कभी कभी सिर्फ पैसेज दिया रहता है एंड यू हैव टू टेक द हिंट फ्रॉम पैसेज, और यू हैव टू टेक आइडिया फ्रॉम द पैसेज। दैट मीन्स दे आर सेटिंग द प्रिमाइस एंड दे आर सेटिंग द कंसिडरेशन वाले पॉइंट्स कि इसके आसपास आपको बात करनी है या उसमें रहना है। ये समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. कैन यू रिपीट? Yes, sir. So basically, you said that in the passage, whatever is written, we have to write around it, not exactly, but because it is setting the premise. So we wouldn't have to go beyond it, but हाँ, yeah, we can't बट go बट beyond it, हाँ, and उसमें लेने की जरूरत uh, नहीं है। एक मैंने ये भी बोला कि समटाइम्स व्हेन इट इज अ केस स्टडी, देन yeah, टेक द डेटा एंड कंसिडरेशन फ्रॉम द पैराग्राफ और पैसेज, ठीक है। yes, sir. Understood. सर आप चलो इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं अभी इसी इसी एग्जांपल में आ जाएगा ना कि व्हाट इज देयर इन दैट दिस। ओके। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कि इसमें से कितना लेना है हमें, ठीक है। तो अब हम
जो हम विल कीप आवर डिस्कशन इन टू फेज. One, we will discuss your understanding of the paragraph, and then we will discuss the question कि question से आप क्या समझे, and then we will discuss कि आप क्या लिखना चाहोगे इसमें. ठीक है. आई होप एवरीबडी हैज रेड दिस पैराग्राफ. तो विल नॉट रिकॉर्ड एवरीवन्स ओपिनियन हियर. ठीक है. बट कोई एक बताओ, जिस बस मुझे ये बताओ कि व्हाट इज देयर इन दिस पैराग्राफ, क्या बात की गई है इस पैराग्राफ में, जो बेस्ट आप समराइज कर सकते हो. और यू कैन फाइंड आउट कि बेस्ट ये कंक्लूजन निकलता है. कंक्लूजन नहीं, मतलब ये क्वेश्चन को पुट किया गया है या फिर इस बात को की गई है. सो एनीवन, मैं इसके लिए अजित को बोलूंगा. अजित, यू टेल. एक्चुअली सर यहाँ पर एजुकेशन और मतलब एक टर्म हम यूज करते हैं सर, स्किल डेवलपमेंट. तो हम्म. उनको डिफरेंशिएट किया गया है सर कि एजुकेशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, एजुकेशन क्यों जरूरी है. क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना हमारे ब्रेन में, कैसे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कैसे अवेयरनेस आती है, वो हम्म. सोच सकता है और इंटेलेक्चुअली वो चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है. हम्म. इन अदर हैंड जो स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है सर, कि स्किल सेट आपके पास है तो आप एक पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर सकते हो. हम्म. तो उससे क्या है, आपका मतलब एक तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है. तो हम्म. एजुकेशन और स्किल को दोनों को यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है सर. अच्छा, ठीक है. और एनीवन एल्स? रुको, मैं ही करता हूँ. लेट मी आस्क somebody to Preeta, you say, what did you got through this paragraph, get through this? Uh, the one thing that I inferred from this paragraph is about life skills is also mandatory for a person. Why? Because it has been mentioned that the people should also respect the poor and illiterate. When a person learns or he has some skill development, then he automatically starts to improve his own self, and he doesn't care about the society or because today's citizen will become the when today's student will become the tomorrow's citizen. So it is also mandatory to have a life skills, or he has to do something for the society also. Okay. Next I'll take ऋषभ, तुम बताओ. नहीं बोलोगे? अच्छा, तो वासु, यू से. बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि एजुकेशन जो है वो अ, एक तरह से मतलब ये फॉस्टर करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, और हमारा जो मतलब माइंड को एक्सपैंड करने के लिए करती है, और बेसिक, और ये मतलब सोसाइटी के लिए ज़रूरी. और इसको हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग को. तो उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया है कि एजुकेशन क्या है और ट्रेनिंग क्या है. और चलो, नहीं, आप अगली बार से बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जी. ये नहीं चलेगा. और दीक्षा, तुम बताओ, डिड यू रीड? Sir, actually, I joined late, but I read like some of it, and I think it's about like नहीं नहीं, how. पूरा बिना पूरा पढ़े नहीं बात. Acha, acha, okay, 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 जस्ट okay, sir. कीप दिस इन माइंड. Okay, हम sir. लोग आधा अधूरा से बहुत नफरत करने लगे हैं. Okay, sir. Okay, हाफ नॉलेज इज नॉट गुड. एक बार पढ़ो और फिर okay, यू कैन रीड व्हाइल अदर पीपल आर टेकिंग गिविंग देयर ओपिनियन. okay, sir. Suchi, what will you say? So, from what I understood, the author first describes what education is. Then he describes what vocational skills are, and then he makes a case that not all formally trained people are educated, and uh, from the point where he talks about the brain drain, he says that
people who are uh, people who have formal training are given more importance, whereas poor people who might have information and knowledge about things as which author describes as education are not as much respected because they don't have formal training. Okay. चलो ठीक है, यू केम अप विद द पॉइंट विच अभी तक किसी ने नहीं बताया था। एनीवन एल्स, कोई चाहता है बात करना? हाँ कविश, तुम बताओ। Yes, sir. So, sir, so from this, I understood that we need to redefine the term education properly. हम्म। So, first, the author is saying that it is not an outwards process, like it is not an instrument to achieve something, but an हम्म। inward process. Then he differentiates about education and formal skill development. And yes, he says that basically we need to redefine the education, that we should respect both, like formal skill development is also important, and we need to respect poor and illiterate as they are educated in their own sense. ओके। आशुतोष, तुम लास्ट, या इसके बाद कोई अपना वॉलंटियर कर सकता है? Sir, I have similar points. यू हैव सिमिलर पॉइंट्स? बताओ बताओ, सिमिलर पॉइंट्स बोल के काम नहीं चलेगा, बोलो। पॉइंट्स को वर्ड दो, हिंदी में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सर नेक्स्ट पैसेज में ट्राई करते अच्छा ठीक है। किसने हैंड रेज किया? हाँ प्रज्ञा, तुम बोलो। Yes, so what I understood is basically the author is trying to say that the education, it explains the dual nature of education. Uh, Firstly, being its functional utility, um, which prepares individuals for example, employment and jobs, or contributing in national development, and other one is intrinsic value of it. And then it differentiates it that it should uh, the deeper purpose of education should lie in fostering intellectual independence, I guess, or moral development. तो Uh, ये समझ गया मैं। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, रीस्कैन करते हैं पैराग्राफ को, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द की कंपोनेंट्स और की टर्म्स और की स्टेटमेंट्स आर देयर। और ये भी देख लेते हैं कि आप लोगों में से किसने किसने इसको टच किया है कि नहीं किया है, ठीक है? इज इट ओके ना एवरीवन? So, शिक्षक। हाँ। yes, sir. So I just want to confirm one thing, not add to it, is that reading this paragraph, I could analyze that in the first statement, within the first statement, it has said that education is assumed to be a utilitarian dimension, right? Now, according to my analysis, by considering or associating education with a utilitarian approach, we are limiting and narrowing the perspective of education, because utilitarianism basically means happiness of the maximum number. And here, by giving this definition of education, we are not making education an inclusive environment where we are only talking about the majority and the maximum people. By giving this definition of education, we are uh, uh, removing the perspective of illiterate people and poor from the topic of discussion when it comes to education. Is this what is trying to say? नहीं, थोड़ा अलग है। Okay. अच्छा, मैं एक बहुत इसके बैकग्राउंड में आई टेल यू स्टोरी। इसको, उस स्टोरी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अ, तो मैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जो स्किल या फिर जॉब ट्रेनिंग या फिर एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी इसके साथ मैंने क्या बताया, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और स्किल्स डेवलपमेंट फॉर एनी ऑड सिचुएशंस, है ना? यू कैन वर्क एंड वर्क वेल इन एनी or disrupt in any odd situation, even it is not directly related to your training areas, ठीक है? फिर एक बात और करेंगे हम, कि जब when there was no formal education introduced in India, है ना, जैसे
क्या होता था कि लिटरेसी जो है, दो, एक फंक्शनल लिटरेसी होती है, दैट वाज देयर इन इंडियन, वो फंक्शनल लिटरेसी, मतलब हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी। जब किसी किसान से पूछोगे आज से, मतलब कि कुछ साल पहले, 50 साल पहले, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, दे वर द स्कूल फॉर द यंगर्स, एंड एवरीबडी यूज टू नो कि मौसम का एस्पेक्ट्स क्या है, कब क्या होने से क्या मिलता है। घरों में जाओगे तो दादी वगैरह को पता होता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है तो क्या खिलाना चाहिए, है ना। कई बार आप पूछते भी होगे कि मेरे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या हम खाएं, घर पे कुछ ऐसा है कि उसको मेडिसिन की तरह यूज किया जा सके। तो वो सारी चीजों को फंक्शनल लिटरेसी, और ये तो वो एक पार्ट है फंक्शनल लिटरेसी। इसके बाद एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ था विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, विदाउट रीडिंग एनी लिटरेचर। लोग रामायण और महाभारत की एनालिसिस राउंड द टाइम किया करते थे। दे यूज टू मेक देयर ओन ओपिनियन, ओन लर्निंग्स, ओन अप्रोचेस टू डिफाइन और एक्सप्लेन द कैरेक्टर और इवेंट्स ऑफ रामायण महाभारत, और इस तरह की कई चीज़ों को, कई सारी पंचतंत्र की कथाएं थी, कई सारी थी। तो एट दैट टाइम, और वो उस सिस्टम के थ्रू आज भी कई सारे गांव, मतलब गांव में कई सारे लोग ऐसे हैं, दोज हु आर ट्रेन्ड विद दैट बट दे डोंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, but we still call them illiterate because they cannot write or they cannot read. But probably the purpose of education, which has given here, that you need to rethink, think in from your inside, or self awareness, or why we are here, what we are doing, what are the role we are serving to society, are are we able to learn what we need. तो वो सारी चीजें हैं उनमें, but still we don't call them literate, or we see them as an illiterate person, which is kind of derogatory for ये। तो ये दो पर्सपेक्टिव मैं ऐसे ही बता दिया तुम्हें, बट आई विल नॉट फोर्स दीज टू टू यू। what I'll do, I'll write the passage with you, and let us mark all the critical, not critical, key lines here which is written there, ठीक है। तो पहला तो तुम लोग खुद से समझ ही रहे होगे कि दिस इज इम्पोर्टेंट, कि फंक्शनल, इंस्ट्रूमेंटल और इंटरलिनियर डायमेंशन की समझते हैं। एंड इसी को एक्सप्लेन ही किया गया कि अपवर्ड और हायर अपॉर्चुनिटी मीट द नीड, है ना। यहाँ से ही चेंज द टोन, बट इन डीपेस्ट सेंस एजुकेशन इज नॉट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, justified outside of itself, because a question of formal skills and certain desired psychological social attributes respected in itself. Education is thus not commodity to be acquired or processed, ये उसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं, but then is ये वाला लाइन। तो ये पूरा एक तरह की चीज को एक्सप्लेन करता है कि वाई और हाउ वी थिंक एजुकेशन इज यूटिलिटेरियन थिंग और इंस्ट्रूमेंटल, और इट जस्ट फोकसेस ऑन फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट एंड टू रीच टू अ सर्टेन लेवल, मूव अप, है ना, इस तरह की बात। और यहाँ से ये बोलता है कि एक्सपेंशन एंड कन्वर्जन है, नॉट इन सेंस ऑफ कन्वर्टिंग यू इनटू अ डॉक्टर इंजीनियर, मतलब स्किल ट्रेन, बट वाइडनिंग एंड टर्निंग आउट द माइंड क्रिएशन। तो ये पूरा लाइन, जो ये पूरा पैराग्राफ जो है, इट्स एक्सप्लेनिंग द अदर पर्पस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए। फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे, देयरफॉर नाउ ही एक्सप्लेन, नाउ ही सेड कि एजुकेशन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ट्रेनिंग से, विच इज सबसेट ऑफ एजुकेशन। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग कैन बी काउंटेड एज सबसेट ऑफ, है ना। सबसेट वर्ड कभी लिखा रहना तो ध्यान दिया करो, ठीक है। इट इट ऑलवेज विल ऑलवेज मीन समथिंग। सबसेट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स एजुकेशन, एजुकेशन में क्या आना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग भी है, बट एजुकेशन को ट्रेनिंग नहीं समझ लेना चाहिए। तो कई बार आप लोग भी बोल रहे हो ना, उसको दो डिफरेंट उसमें मान लो, नहीं, ये सबसेट है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि दोज हु आर हाईली ट्रेंड, है ना। आप एक पार्ट में अगर आप स्किल्ड हो, मतलब यू हैव अचीव्ड समथिंग, दैट डजंट मीन कि यू हैव अचीव्ड एजुकेशन। तो वही ये लिखना चाह रहे हैं कि अगर आप ट्रेंड हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रीजनेबली एजुकेटेड हो, है ना। इट इज प्रिसाइजली द कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ सेंसिबिलिटी टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट, दैट अब ये जो है ना, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट, ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है
कि ये दोनों को हम लोग एक मान लेते हैं। हमें एजुकेशनल डेवलपमेंट के अंदर इसको रखना चाहिए, है ना। इसको पूरी तरह से डिस्टिंक्ट करके हम सिर्फ फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट पे बात करते हैं। दैट अलाउज टू वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ द रिडिकुलस इंसल्टिंग एंड अग्रेट टर्म ब्रेन ड्रेन, when what is meant is a drain of no doubt valuable formal skills, but there but nothing more and nothing less. One should not underestimate the importance of formal skill. अच्छा, ये इन्होंने बोला है कि फॉर्मल स्किल फॉर्मेशन को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है फॉर द डेवलपिंग सोसाइटी एंड पुट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, बट इट इज वाइटल दैट हमें उसको ये समझना चाहिए कि फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट एक सर्टेन नीड के लिए है। एजुकेशन डेवलपमेंट इज हैज बिगर रोल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बात समझाई गई है। फिर उसके बाद ये इस चीज को समझाया गया है कि इसको अलग से और साथ में क्यों देखना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि पुअर्स एंड इलिटरेट को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए डिस्पाइट, है ना, in a recognition of what can be learned from those who are not formally skilled in a ways provided by the formal education system, but who are in their own way educated। ये मैं बात कर रहा था कि they are educated in their own way। क्यों educated? क्योंकि भले ही स्किल नहीं है, but they know what the other purpose of education was, है ना, expansion of mind or thinking, critical thinking and everything। Formal education system, which even at a higher level is unable or unwilling to inculcate in its education students a respect for educated, though they may illiterate। ये बात की जा रही है यहाँ पे कि हम लोग जनरली उनको हीन भावना से देखते हैं। हम लोग मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जो ट्रेंड है, उनको ऐसा लगता है। तो ट्रूअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन को एटलीस्ट समझना भी जरूरी है ना। दोज हु आर फॉर्मली एजुकेटेड दे आल्सो नीड टू नो दे आर नॉट, सॉरी, फॉर्मली ट्रेन्ड, दे नीड टू नो दे आर नॉट एजुकेटेड एनफ जस्ट बाई बीइंग फॉर्मली ट्रेन्ड। अभी आजकल वो बाबा आया है ना, आईआईटी वाला बाबा। अब उसको उसने आईआईटी बोल दिया, वो पत्रकार की हालत खराब हो गई। और नाउ एवरीबडी इज एजुकेटेड एजुकेटेड एजुकेटेड। ही इज फॉर्मली ट्रेन्ड, ही माइट नॉट बी एजुकेटेड। ही इज ट्राइंग टू एजुकेट हिमसेल्फ आफ्टर ही लेफ्ट ऑल दिस फॉर्मल ट्रेनिंग और लीव दिस जॉब। तो एजुकेशन तो वो अब चाहता है, लेकिन थोड़ा नशेड़ी है, मुझे लगता है बहुत उल्टा सीधा बात करता है। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये यहाँ से ये बताया गया कि कहाँ है। तुम अब लोग समझ रहे हो कि क्या क्या चीजें आपके समराइजेशन में आनी चाहिए थी। एवरीवन, और क्या आप लोग मिस कर रहे थे? कोई बताओ, किसी को अपने आंसर पे थोड़ा डाउट हुआ कि उसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था? If you could have identified the all the key component of the entire paragraph। नहीं बोलोगे? Yes, sir. हाँ, तो अब ये हमारा पार्ट कवर हुआ, ठीक है। विल नॉट गो, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, बिकॉज वी आर नॉट, मतलब जब हम इस पेपर को कर रहे हैं तो वी आर नॉट हियर टू थिंक मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट टू आंसर जो पूछा गया है। अब मुझे बताओ, फिर से मैं तुम थोड़ा सा टाइम दूंगा, 2 मिनट का, कि रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू राइट, नॉट कि आपको क्या लिखोगे। आप मुझे बताओ कि क्या लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। मुझे ये नहीं बताओ कि हम क्या लिखेंगे और तुम क्या लिखोगे। जस्ट टेल मी क्या लिखना है ये, और मैं पढ़ दे रहा हूँ। मतलब इट्स बेसिकली आपको ट्रांसलेट करना है द क्वेश्चन को इन हिंदी और इन सम वर्ड्स विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। Drawing from passes, critically argue that what you think constitutes the purpose of education and how this purpose can be expressed in policy document about higher education in India. What would be the relevance of distinction between a formal skill development and educational development in such policy? ठीक है, आप इसको 1 मिनट 2 मिनट और ठीक से पढ़िए और मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या लिखना है। एंड द मोमेंट यू विल टेल कि इसके अंदर क्या लिखना है, तो अगर आप खराब भी लिखोगे यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। तो 2 मिनट का और टाइम लो और चलो अब बताओ।
सर तो सबसे पहले पूछा गया है कि आपको इस पैसेज से समझ क्या आया है कि ये कहाँ लिखा हुआ है? एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। नहीं, क्रिटिकली ये आर्ग्यू व्हाट यू थिंक कॉन्स्टिट्यूट्स द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एक मिनट, हाँ तो वो तो ठीक है। ये क्रिटिकली आर्ग्यू और व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, इन दोनों में फर्क नहीं समझ में आता है तुम्हें? जी सर कि ओके। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। अगर जो तुम बोल रही हो उसके लिए लिखा होता ना कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैराग्राफ, इसलिए मैं फिर से रोक रहा हूँ, फिर से सोचो। हाँ बताओ। Yes, sir. So from my understanding, हम्म, we need to draft a policy document, and in this document, we need to बिल्कुल नहीं। be ड्राफ्ट द पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहाँ, कहीं भी तो नहीं लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तुम oh, okay, डायरेक्ट मीनिंग क्यों नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग? इट्स नॉट, वी डोंट हैव टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट हियर। okay, sir. बताओ। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि हमें पैसेज से वो रेफरेंस लेकर के क्रिटिकली आर्ग्यू करना है कि हम्म, इंडिया में जो एजुकेशन का पर्पस है उसको बनाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, और अगर हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा तो उन सारे पर्पसेस को किस तरीके से हम आउटलाइन या फिर एक्सप्रेस कर पाएंगे। और इस तरीके की जो कोई भी पॉलिसी बनेगी उसमें फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के डेवलपमेंट के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसका क्या रेलेवेंस हो। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, मतलब कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक ठीक है। तो इसमें बस पहले वाले लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पहले एक बार को आसिता का भी सुन लेते हैं। आसिता तुम बताओ। सर जैसे आपने बोला था कि क्रिटिकल मतलब कोई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वो, तो मेरे को ये लगा कि वो पूछ रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन का। यहाँ पे क्रिटिकली का मतलब वो नहीं था, यहाँ क्रिटिकली आर्गू है, तो हाँ आपको मतलब, बट सर वही कि व्हाट डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूट्स द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो हमें यही बताना है ना कि क्या क्या एजुकेशन के पर्पस को क्या फुलफिल करेगा, तो हमें ठीक है, वही। लेकिन हम अब इसको अपना ऐड करते चलते हैं। तो ओके। आपने निकाला कि एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन या पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, पर्पस ऑफ एजुकेशन। आपने ए बी ऐसे करके कुछ लिखा, सी, दो या तीन जो भी, आपने उसको लिखा। एंड यू डिड और यू मेड अ आर्गुमेंट फॉर दैट ऑल्सो, कि ऐसा आप क्यों लिख रहे हो। यस सर। ठीक है। तो हम्म। आपने आपने ड्राइंग फ्रॉम द पैसेज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैसेज का ही लिखना है। यू कैन, मतलब इस उसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करोगे पर्पस ऑफ एजुकेशन का, है ना, ए बी सी करके, एंड यू विल आर्गू फॉर दैट कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो। ठीक है, यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर होगा। सेकंड बोलता है एंड हाउ दिस पर्पस कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब या तो आप इसके साथ आर्गू करने के साथ यहीं पे लिख दो कि हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड यहीं पे लिख दो, या फिर अलग से लिखो फिर से ए के लिए, कि ए के लिए हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस, बी के लिए हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस, एंड सी के लिए हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस। है ना, अगर आप तीन लिखते हो तो एग्जाम्पल हम देंगे, डोंट वरी। ठीक है, कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कि ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। थर्ड बोलता है कि इन, अच्छा ये ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन ओनली। तो आप स्कूल के बारे में नहीं बात करिएगा कि स्कूल सिलेबस में ये सब डालना है, ठीक है। यू यू हैव टू माइंड दिस फैक्ट दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट अबाउट हायर एजुकेशन लिखा हुआ है, तो आप स्कूल एजुकेशन में ये नहीं लिखना लगिएगा कि आपकी सिविक्स की पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, है ना। हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन में ही। हम्म। तीसरा जो कंपोनेंट है, दैट विल कम फ्रॉम द थर्ड लाइन, व्हाट वुड बी रिलेवेंस ऑफ डिस्टिंक्शन
तो जो आप डिस्टिंक्शन आप कर रहे हो उसका रिलेवेंट क्या है, क्यों ऐसा जरूरी है, रिलेवेंस मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो फॉर्मल एजुकेशन और क्या है, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट, इसको अगर हम दो अलग अलग चीजों की तरह देखें, ये डिस्टिंक्शन करें, तो उसका क्या रिलेवेंस है, क्या फायदा है, क्यों जरूरी है ना, इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस क्या है, ये आपका थर्ड पार्ट होगा। अगर आप ये तीनों पार्ट अपने आंसर में डालते हो विथ अ डिस्टिंक्शन की दिखे सामने वाले को कि यू हैव ट्राइड टू टेल व्हाट इट इज आस्क्ड, तो आप अगर खराब भी लिखोगे, थोड़ा थोड़ा कम भी लिखोगे, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने सिर्फ पढ़ के आप कुछ भी लिखने लगे, और दैट माइट बी ए गुड फ्रॉम योर साइड, आपको नंबर नहीं मिलेगा। डिड एवरीवन गेट दैट कि क्या क्या है? किसी को इसमें डाउट है, कुछ डिबेट करना चाहता है, कोई काउंटर लॉजिक रीजनिंग देना चाहता है इसमें? No, sir. नो सबको समझ में आया? सर। यस सर। Yes, sir. सर ये थोड़ा सर सेकंड पार्ट में डाउट है। हाँ, कि मतलब वो कैसे पर्पस, करेंगे वो डाउट होगा तुम्हें कि हाउ वुड यू डू इट। हाँ मतलब पर्पस और क्यों वो पर्पस है, पर उसके बाद जो है कि हाउ के इट कैन बी एक्सप्रेस, तो वो हाँ, क्लेरिफाई नहीं एक्सप्रेस वाले बात पे हम अभी करेंगे। दैट्स हुआ। अ ओके की सर। की कंपोनेंट ऑफ द आंसर ऑल्सो, कि हम्म। वो एक्सप्रेशन जरूरी है। आपको पॉलिसी नहीं लिखना है, बट आपको बताना है कि इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है हाँ। उसमें, ठीक है। दैट आई विल ओके सर। बी टॉकिंग, ठीक है। तो लेकिन हाँ। यहां तक तो समझ में आ गया ना कि मैंने बिना आंसर दिए आई टोल्ड यू व्हाट इट नीड टू बी रिटन। यस सर। और अगर आपके ये तीनों पार्ट क्लियरली विजिबल हैं आपके आंसर में, आपको मार्क्स मिलेंगे। सब लोग बताओ, बिल्कुल ठीक लग रहा है? प्रीता, एवरीवन, दीक्षा, कविश, मान्या, एवरीवन, Yes, sir. यस सर। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. तुम Yes, लोगों को sir. समझ में आया कि यूपीएससी के एग्जाम में क्यों 50% पे ही टॉप कर जाते हैं बच्चे? वो यस इसी, जी सर। हाँ क्योंकि जी सर। क्वेश्चन को नहीं समझते हैं। दैट्स वाई एनी सब्जेक्टिव राइटिंग एग्जाम आप देखोगे वहां पे क्वालिफिकेशन के मार्क्स बहुत कम होते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते, बिकॉज वी आर ट्रेंड टू राइट एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट दैट टॉपिक। आप अगर डीयू में या किसी भी, आप टेक्निकली एजुकेटेड हैं तो आपके साथ तो प्रॉब्लम है कि आपने इस तरह से कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं। और अगर आप सोशल साइंस और लिटरेचर के ग्रेजुएट हैं, तो आपको उस तरह से, मतलब किसी ने बताया नहीं कि हाउ डू वी चेक। और बेसिकली लोग करते भी नहीं इस तरह से, दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। कॉलेज एजुकेशन में क्या होता है कि हमें पास करना होता है, तो हम देखते हैं कि हाँ चलो रिलेटेड कुछ लिख दिया तो उसको मार्क्स दे दो, ठीक है। हमने भी ऐसा किया है। बट अगर बहुत क्रिटिकली मुझे अगर असेस करना हो तो आई डू इट लाइक दिस। तो अगर मैंने पूछा है तो देर इज आंसर, और देर इज अ फॉर्मेट ऑफ आंसर विच आई एम लुकिंग। अगर मैंने पूछा है तो, एंड आई नीड इन आंसर इन दैट फॉर्मेट ओनली, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बताओ। No, sir. नो सर। वेरी। अब आते हैं कि हाउ डू वी एक्सप्रेस, तो इसको रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। तुम लोग को लिखना है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर तुम उसको। हाँ बताओ सुची, क्या कर रही थी? सर मैंने जो बताया था, आपने बोला था कि उसमें कुछ कमी है, उसमें क्या कमी रह गई थी? वो तुमने ना आर्गुमेंट को, आई थिंक कुछ तो ऐसा बोला था कि एकदम इस तरह से नहीं दिख रहा था कि जो पर्पस को आइडेंटिफाई करके उसके लिए आर्गू करना है। ओके। हमें ना, जो हमने पर्पस आइडेंटिफाई किया अपनी तरफ से बोल रहे हैं, है ना, उसके लिए आर्गू करना है कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ओके। है ना, वाई इट इज क्रिटिकल। तो सर जो आगे क्या क्या? स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा और हाउ इट विल बी एक्सप्रेस्ड के लिए नहीं होगा? हाँ नहीं, उसके लिए नहीं, हाउ इट विल बी एक्सप्रेस के लिए आर्गू नहीं करना है, वो तो आपको बताना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाउ यस। इट एक्सप्रेस वो तो बताना है। और क्या मैंने ड्रॉ किया उसके लिए आर्गू करना है मुझे कि मैंने क्यों किया, ठीक है। एंड जरूरी नहीं कि आप तीन लिखो, आप दो भी लिखो, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, एंड देन विल एक्सप्लेन द कि कैसे हम कर सकते हैं, और फिर कल आप लोग इसको लिख के लाइएगा, ठीक है।